नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube की हमारी लेक्चर समरी में। तो आज सुबह हमने हमारी पावर पैक की जून दिसंबर 22 बैच में हमारा तीसरा लेक्चर कंडक्ट किया। आपके साथ अगले 10 मिनटों में मैं आपको उसकी क्विक समरी दिखाना चाहता हूं कि हमने आखिर वहां क्या पढ़ाया। आप अपनी पढ़ाई इसी फ्लो में कर सकते हैं और उससे बेहतर होगा आप हमारा कोर्स पावर पैक आज के आज ज्वाइन करें। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज विद वेरी हाई क्वालिटी। हिंदी इंग्लिश में एक साथ हम पढ़ाते हैं, आप उसका फील ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा कोर्स है, इसकी एनरोलमेंट की लिंक नीचे कमेंट थ्रेड में दी है, वो आप देखिएगा। 150 लेक्चर का ये पूरा कोर्स है और हम जो पहला मॉड्यूल अभी लेकर आए हैं उसका आज तीसरा लेक्चर है। तो मैं आने वाले दिनों में आपको बचे हुए लेक्चर की भी 10-10 मिनट की समरीज दूंगा और जब अगला मॉड्यूल शुरू होगा तो उसके पहले लेक्चर का फुल वीडियो रिलीज करूंगा। तो आज हमने इन सब चीजों पे बात की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन फ्रॉम 1 to 2, नेचर ऑफ डिबेट्स, वेस्टमिंस्टर स्टाइल, साइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स और अल्टीमेटली जो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है कि भाई भारतीय संविधान की 16 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो वो सारी एक एक करके हमने डिस्कस की। उसमें लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, उदाहरणों के साथ हमने डिस्कस किया। बड़ा मजा आया, स्टूडेंट्स को भी पढ़ने में मजा आया और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया। तो आप जानती हैं कि हम अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस लेते हैं, इस तरह के चित्रों से बताते हैं कि एक पूरी प्रक्रिया क्या थी। इमेजेस से चीजों को याद रखना थोड़ा सा आसान होता है। भारत की संवैधानिक यात्रा में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, लोग वहां से आके बैठे और संविधान सभा 2 हिस्सों में टूटी क्योंकि जब फाइनली पार्टीशन का प्लान बना तो पाकिस्तान की अपनी संविधान सभा अलग हो गई। तो हमारे लोग घट के 398 से 299 रह गए। वो सब हमने यहां पे कवर किया। अलग अलग तारीखें बताई कि किस प्रकार से गठन हुआ और अलग अलग इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन थे, कहां कहां से आए, कितनी कमिटीज थी और कैसे 2 एक में से निकल कर आया। तो जब ओरिजिनली चुनाव हुआ था तो 389 थे और उससे घट के फिर 299 हो गए क्योंकि पाकिस्तान अलग होने के बाद में उसकी संविधान सभा तो अलग ही बनानी थी। काफी सारी दूसरी चीजों पर भी बात हुई, किस प्रकार से संविधान सभा कार्य करती थी। डॉक्टर अंबेडकर के साथ में ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग थे और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन थे। क्या आप गेस करके बता सकते हैं कमेंट थ्रेड में? इस चित्र में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कौन है बाबा साहब के अलावा? डिबेट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई, ये सब सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो इसके ऊपर मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट स्टूडेंट्स को बताया कि इन चर्चाओं में हमें एक आने वाले प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, मॉडर्न इंडिया की आधारशिला रखी जाती दिखती है संविधान सभा की डिबेट्स में। और कई कई घंटों चलने वाली डिबेट थी जिसमें जो आधारभूत स्तंभ हैं हमारे पूरे संवैधानिक ढांचे के, वो चर्चा में थे। उसमें महिलाओं ने कितना प्रतिशत बोला, दूसरे लोगों ने कितना बोला, गांधी जी का ग्राम स्वराज्य का जो विचार था वो अंबेडकर ने क्यों खारिज किया, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, इन सब चीजों पे हमारी काफी सारी बातें हुई। एक और चीज ये रहती कि जो पूरा 150 लेक्चर्स का हमारा मास्टर कोर्स है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड लेक्चर्स हैं। तो आज जैसे कुछ चीजें हैं, पंचायतों पे बात हुई, तो वो आगे फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में या पॉलिटी में हम अलग से भी कवर करेंगे। ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं। अब क्योंकि पूरा कोर्स मैं लेता हूं तो मैं स्टूडेंट्स को बताते चलता हूं कि आगे यहां पर भी कवर होगा, वो आगे वहां पर भी कवर होगा और एक पूरी इंटीग्रेटेड होलिस्टिक पिक्चर हम बना पाते हैं, उससे फायदा होता है। अंबेडकर साहब का जो आखिरी भाषण रहा संविधान सभा में, उसमें उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट सोशल इक्वालिटी पर जो बहुत ही गंभीर बातें कही थी, जो आने वाले सालों में सच भी साबित हुई, आज भी कई बार सच साबित हो जाती हैं, दुर्भाग्य की बात है इतनी तरक्की के बाद भी। उस पर हमने काफी चर्चा की और वो धीरे धीरे फिर आने वाले लेक्चर्स में भी कवर होगा। वेस्टमिंस्टर स्टाइल गवर्नमेंट कहां से आई और भारत में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का अंतर क्या होता है, किस प्रकार से काम करते हैं, उस पर बात हुई। भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, इसमें आइडियल्स क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं और इसमें कौन से शब्द बाद में आए, हालांकि भावना पहले से थी, सेक्युलर, सोशलिस्ट, वो सब पर काफी चर्चा हुई। स्टूडेंट्स को बोला गया कि भाई इसको याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पूरा का पूरा उद्देशिका आपको याद होनी चाहिए। साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिटेल में बात की कि सबसे बड़ा संविधान दुनिया का जो है भारत का है, सबसे छोटा जो है एक रनिंग डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ वाली, वो है अमेरिका का। तो ऐसा क्यों? तो दोनों का कंपैरिजन हमने देखा, उसमें बहुत सारे कंपैरिजन के फैक्टर्स हमने देखे। उसके बाद हमने बात की कि भाई भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, उसके कारण क्या है और इसकी यूनिक स्पिरिट क्या है। एक पूरा ऐसे मैंने इसके ऊपर लिख के स्टूडेंट्स को दिया है क्योंकि ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं।
हमने आपको बता ही दिया है कि इस कोर्स में हम एक्चुअली पिछले प्रीलिम्स के लगभग 700 से 800 क्वेश्चन लेक्चर्स के अंदर इंटीग्रेट करके कराते हैं। तो बच्चे की तैयारी जो है वो प्रीलिम्स के लिए होती रहती है, और मेंस के लिए तो हम सवाल अलग से दे देते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्यारे साथियों, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कराते रहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि 14 क्वेश्चन प्रीलिम के अभी तक हो गए। फिर हमने यहां पर बताया कि फीचर्स जो हैं संविधान के बनने की प्रक्रिया से फीचर्स निकले, और उससे इंपॉर्टेंट डेट्स और पीपल भी शेयर हुए। तो फाइनली जो क्रक्स ऑफ द लेक्चर रहता है कि भाई अल्टीमेटली हमारे संविधान के सबसे प्रमुख गुणधर्म, गुणवत्ताएं या फीचर्स जो हैं, गुणधर्म जो हैं, वो क्या हैं? तो वो 16 हैं। वो 16 की पूरी सूची दी गई कि भाई किस तरह से ये 16 फीचर्स बने, और उसके बाद हमारे लेक्चर में हमने एक एक फीचर को डिटेल में डिस्कस किया। तो फिर वो सेक्युलरिज्म हो, बीइंग सुई जेनरिस हो, वेस्टमिंस्टर सिस्टम हो, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो, रिजर्वेशन सिस्टम हो, एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम हो, ऐसी जितनी 16 बड़ी बातें जो होती हैं हमारे संविधान में, जिसने मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक को पूरा परिभाषित किया है, एक एक करके मैंने वो पूरी 16 चीजें स्टूडेंट्स को बताई। सुई जनरस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दुनिया में कहां से हमने क्या बोरो किया, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं, कई बार लोगों के मन में मासूम सवाल आता है कि ये ब्रिटेन चलता कैसे, मतलब संविधान तो है नहीं। तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली एक पूरा कलेक्शन ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशन, स्टैट्यूट्स, लॉज। अब 1215 में जो मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम हुआ था, तलवार की नोक पे नोबल्स ने राजा से साइन करवाया था, वहां से एक्चुअली शुरू हो जाती है कहानी इंग्लैंड की। और फिर इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, ये सब हमने कल बात की थी, आपको भी हमने उसकी समरी दिखाई है। तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो हैं वो अपना एक कलेक्शन ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस के दम पे पूरे देश को चला के निकल जाते हैं। फिर हमने वेरी डायनामिक इन नेचर की जब बात की, तो इंदिरा गांधी जी द्वारा लाया हुआ 1976 का 42वां संशोधन, जिसने संविधान को बदल के रख दिया, उसकी बात हुई। फिर हमने लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात की, तो उसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई संविधान में कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने अपेंडाइसेस हैं। वो सब बारीकी से स्टूडेंट्स को बताया कि भैया देख लो, ये इतने पार्ट्स हैं, ये पूरे 25 पार्ट जो हैं, 22 + 3 और 1 हट गया, ये सब अच्छे से बताया कि किस पार्ट के साथ कौन से आर्टिकल्स लिंक्ड हैं, किस शेड्यूल के साथ कौन से लिंक्ड हैं, अपेंडाइसेस क्या हैं। फिर हम आ गए डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस पे कि आखिर भारत का संविधान इतना बड़ा कैसे हो गया। तो उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट पे चर्चा हुई। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं दोस्तों, मई 2022 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी के ऊपर एक बहुत बड़ी व्यवस्था दी है, और वो व्यवस्था जो है भारत में राज्यों और केंद्र के संबंधों को पूरी तरह से पुनर्परिभाषित कर चुकी है। मालूम है ना वो केस आपको? तो वो केस क्या है हमें बताएंगे कमेंट थ्रेड में। तो जो मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के कंटेक्स्ट में आईजीएसटी का झगड़ा था, तो वो बेसिकली केशवानंद भारती बन चुका है आज का, क्योंकि वो इतना बड़ा जजमेंट आ गया उसमें कि वो मिनरल कंपनी वालों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा नाम ही अमर कर देगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ा मजेदार है ये। तो उसमें ये बताया कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जीएसटी काउंसिल के डिसीजन बाइंडिंग नहीं होंगे, तो यहां से सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात निकल कर आती है। तो वो हमने इसमें बहुत अच्छे से कवर किया। 8वीं अनुसूची पे बात हुई है, तो 7वीं थी कि भारत में कोई राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उसके अलावा भारत की कोई राष्ट्रभाषा तो है नहीं। आप भी कहीं हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा तो नहीं मान के बैठे हुए हैं। अगर आप मान के बैठे हुए हैं तो कृपया उसको डिलीट कर दें। हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। संविधान में कहीं नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हो सकती है, संविधान में कहीं भी नहीं भैया। तो मत बोलना एग्जाम में मार्क कट जाएंगे। 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। 5वें फीचर पर आए पॉपुलर सोवरेंटी कॉन्सेप्ट, जो है कि किस प्रकार से भारत की जनता ने संविधान बनाया है। हमारी सोवरेंटी जनता से निकलती है, किसी सरकार से या किसी महामानव से नहीं निकलती है। उसके बाद हम आगे बढ़े सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक एक शब्द का क्या अर्थ होता है, और सत्यमेव जयते कहां से आया, कौन था, धोलावीरा का इसमें भी क्या धर्म चक्र था, वगैरह वगैरह। तो जैसा आप जानते ही मुंडक उपनिषद ने कहा, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना ये न क्रमन्ते ऋषियो हृदयाप्त कामा यत्र तत्र सत्य से परमम निधानम। इसका पूरा का पूरा अर्थ बताया गया कि ये मॉडर्न कंटेक्स्ट में कहां बैठता है। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात हुई अमेरिका के साथ में, और ब्रिटेन के साथ में उसका कंपैरिजन हुआ। हाल के कुछ अमेंडमेंट्स को समझाया, जिससे चीजें समझ में आती हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल हेड को बहुत बारीकी से बताया, और कोalition और मेजॉरिटी गवर्नमेंट भारत में कब यूजफुल रही, कब नुकसान हुआ। सेक्युलर स्टेट का वास्तविक अर्थ क्या होता है, ये बहुत अच्छे से समझाया गया। किस प्रकार भारत के सेक्युलरिज्म के कुछ नेगेटिव
फीचर्स और कुछ पॉजिटिव फीचर्स होते हैं, और ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से बहुत मूल रूप से अलग कैसे है। और सेक्युलरिज्म क्योंकि एक बहुत विवादास्पद मुद्दा भारत का अब बन गया है, तो उसको तकनीकी रूप से समझना जरूरी होता है। वो हमने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस क्यों बनाया गया? भारत बहुत कमजोर था उस समय, अगर सेंटर मजबूत नहीं होता तो देश टूट सकता था, लेकिन अब तो सेंटर बहुत मजबूत है, सेना इतनी हमारी विशाल है, ताकतवर है कि कोई देश हम पे हमला तो करने की मूर्खता करेगा नहीं। तो अब यूनिटरी बायस वैसे भी अपने आप कम हो गया है। यहां पर हमने फिर स्टैलिन ने, जो एम के स्टैलिन है तमिलनाडु वाले, उन्होंने अभी सेंटर को बोला कि हम सेंटर वर्ड यूज नहीं करेंगे यूनियन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर वर्ड नहीं है। इस तरह से कुछ कुछ करंट अफेयर भी। फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विदाउट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें आर्टिकल 326 और आर्टिकल 330 जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स करता है एससी एसटी के लिए, और रिजर्वेशन का क्लैरिफिकेशन भी बता दिया कि भाई शिक्षा और जॉब में तो कोई टाइम बाउंड तो कभी था ही नहीं, वो तो बेवजह की अफवाह है। केवल एससी एसटी के लिए जो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें हैं उस पर 10-10 साल का एक्सटेंशन मिला है। नौकरियों में, शिक्षा में तो रिजर्वेशन पे कोई बंदिश थी ही नहीं कि 10 साल में खत्म होगी। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, एक्विटी, जस्टिस का कॉन्सेप्ट समझाया गया कि भारत की पूरी सोशल व्यवस्था में 2000 सालों से जो चलती चली आ रही, रिजर्वेशंस क्यों आए, कैसे आए, कहां जाएंगे, इस पे विस्तार में बात हुई। आने वाले लेक्चर्स में भी मैं रिजर्वेशन के ऊपर काफी सारे इंसाइट्स कॉन्स्टिट्यूशनली बताते चलता हूं। उसके बाद हमने बात की फीचर 12 की, जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के बीच में हमने अमेरिका और यूके के बीच का मॉडल निकाला। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ पर बहुत डिटेल में मैंने समझाया कि दोनों का अंतर क्या है और अब भारत में एक्चुअली क्या फॉलो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। इस पे सवाल एग्जाम में कई बने हैं। भारत की जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों रखा गया, उसके क्या फायदे रहे हैं, उससे क्या हमने हासिल किया, ये भी बताया गया। कॉलेजियम क्या होता है वो बताया। फंडामेंटल राइट्स को लेके किस प्रकार से पूरा ढांचा तैयार हुआ है, और ये जो भीम का चार्ट आप देख रहे हैं, मेरा हाथों से लिखा हुआ चार्ट है, ये आगे के 3 लेक्चर्स में मैं पढ़ाऊंगा। यूडीएचआर की लिंक बताई गई और प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आया। फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी, और ये अलग अलग ड्यूटीज उन्होंने स्थापित की थी, अगर वाकई में भारत के लोगों को बोल दें इसको फॉलो करने को, तो मैक्सिमम लोगों के पसीने छूट जाए। साइंटिफिक टेम्पर में तो 90% फेल होने वाले हैं एडवांस में। और आखिरी था डीपीएसपी की वो सपना कि जो समय के साथ पूरा होगा, क्योंकि आज हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। तो सारे आर्टिकल्स बच्चों को पढ़ा दिए, बता दिए। ऐसा करके एक पूरी ओवरऑल टोटलिटी में एक कवरेज हुआ आज के लेक्चर का, और फिर प्रीलिम के कुछ और क्वेश्चन भी करवा दिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी का कोर्स है। मैं से हर लेक्चर की 10 मिनट समरी आपको दूंगा, और 150 लेक्चर में 15 फुल लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ने को दूंगा। लेकिन ओवरऑल जो हमारा कोर्स है वो हमने इतना अफोर्डेबल और इतना खूबसूरत डिजाइन किया है कि आज के आज एनरोल करने में आपको कहीं से कहीं कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। नॉर्मली आप किसी बड़े शहर में जाएंगे, बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 लाख रुपए आपके कहाँ इन्वेस्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। भगवान करे आप सफल हो हमेशा, हम तो आपको बेस्ट विशेष ही देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो मॉडल आपके लिए ठीक नहीं है और आप अपने घर के कंफर्ट में बहुत अच्छे से मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो ये कोर्स तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया। ये इतना अफोर्डेबल है, और आप फुल कोर्स ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं 6 से 7 महीने में, और पावर ऑफ 10 आपको मिलता रहेगा। एक बार आ जाएंगे तो फिर आप हमको छोड़ के जाएंगे नहीं, ऐसी क्वालिटी मिलेगी। और लड़कियों के लिए एकदम आइडियल कोर्स है। किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत है तो इस कोर्स के बारे में आप हमसे संपर्क करें और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं। चलिए अब कल आपसे मिलेंगे लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ाया बच्चों को, उसकी एक समरी लेके। नमस्कार, जय हिंद।